सर वो मेयर रिलेशन क्या है सर? मेयर्स रिलेशन वो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, लेकिन वो तो हटा दिए ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर इसमें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी और मीन फ्री पाथ वो डिलीटेड है, बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस और आइडियल गैस डिलीटेड है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस डिलीटेड है। यस सर। और ये मेयर्स रिलेशन वगैरह वो डिलीटेड नहीं है सर। चलो ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में कर लेंगे उसको अपन, वैसे भी वहीं पे उसकी जरूरत पड़ने वाली है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इतना ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, समझ गए? यस सर। थर्मोडायनेमिक्स में जब हम लोग हीट का कैलकुलेशन करेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे फिर अपन उसमें। ओके फाइन। सो थर्मल रेडिएशन में इंटरएक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। ठीक है, देखो 30-40 मिनट में पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाता है, कैसे क्वेश्चन इसके करने हैं। और क्वेश्चन जनरली फॉर्मूला बेसिस ही रहेंगे एमएससीटी एंड नीट लेवल के लिए। ठीक है ना सर? सीईटी की डेट आ गई सर? हाँ, सीईटी एंड नीट के अकॉर्डिंग ही अपन लोग चल रहे हैं यहाँ पे, अपन लेवल ज्यादा नहीं रख रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर, डेट आ गई सर, डेट। कब आई है? सर कल रात को आई सर। सीईटी 4 से 10 और 14 से 20 रहेंगी। ये सितंबर में? यस सर, सितंबर में। दो डेट क्यों दी है ऐसी? सर पहले पीसीबी होगा ग्रुप और बाद में पीसीएम ग्रुप होगा। ओके। सो एंड नीट की भी आ गई ना डेट? नीट की डेट वो तो पहले आ गई थी सर, 12 सितंबर। हाँ 12 सितंबर, एक ही दिन है ना उसका एग्जाम, ऑफलाइन है ना? यस सर। और सीईटी तुम्हारा ऑनलाइन है। ठीक है। सो इंटरएक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, इंटरएक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। ये सपोज मान लो यहाँ पे क्या है, ये मैटर मैंने लिया है ना। अब यहाँ पे थर्मल रेडिएशन आ रही है, सपोज दिस इज द थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रेडिएशन है बेटा, ठीक है। दिस इज थर्मल रेडिएशन। ये क्या हो रही है यहाँ पे, इंसिडेंट हो रही है। ये क्या बना दिया मैंने यहाँ पे, मैटर ले लिया। मैटर मतलब कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ से कुछ थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ पार्ट उसका क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो QA एब्जॉर्ब हो गया, QR रिफ्लेक्ट हो गया और QT क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया। तो ये जो रेडिएशन ये कौन सी हो गई यहाँ पे, इट इज ट्रांसमिटेड। ये ट्रांसमिटेड, ये वाली रेडिएशन कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड। दिस इज रिफ्लेक्टेड और ये रेडिएशन क्या हो गई, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? तो जो इंटरएक्शन है यहाँ पे, जो इंटरएक्शन है, जब भी कोई थर्मल रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है या किसी मटेरियल में पड़ती है, तो 3 केसेस पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे मैं तीनों को 1 बाय 1 डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आएगा R। R का मतलब रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, रिफ्लेक्टेंस मतलब थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है ना। तो ये जो Q है यहाँ पे, Q का मतलब है थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो रिफ्लेक्टेंस होता है QR अपॉन QI। रिफ्लेक्टेंस इज आल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी। दूसरा टर्म है बेटा यहाँ पे A, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बटेंस या एब्जॉर्बिव पावर। एब्जॉर्बिव पावर, ठीक है। एंड इट इज QA डिवाइडेड बाय QI। एंड तीसरा है यहाँ पे ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस, ठीक है, या ट्रांसमिटिव पावर, ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं। एंड इट इज इक्वल टू QT अपॉन Q। ठीक है, ट्रांसमिटेंस या फिर ट्रांसमिशन पावर। ठीक है,
और तीनों का जो सम आएगा यहाँ पे, तीनों का सम किसके बराबर आएगा यहाँ पे, अगर हम लोग नोट देखें, रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बेंस प्लस ट्रांसमिटेंस, इन तीनों का सम किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस 0 है, इफ ट्रांसमिटेंस इज 0 फॉर ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें थर्मल रेडिएशन पास नहीं होती, अगर ट्रांसमिशन 0 है तो इन दिस केस रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू 1, और रिफ्लेक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एब्जॉर्बेंस, मतलब जिसका एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा उसका रिफ्लेक्टेंस कम होगा, या रिफ्लेक्टिव पावर क्या होगा, कम होगा। बस इतनी कहानी है यहाँ पे, क्लियर हो गया। और तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। समझ में आ ले गया लिया ये? सर। समझ में आ यस सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ यस गया। सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी अगले पेज पे, पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2, एक और टर्म है यहाँ पे, एमएसयू पावर मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एक और टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, एमएसयू पावर, एमएसयू पावर, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, एमएसयू पावर या रेडिएशन पावर है, रेडिएशन पावर, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर पी। एंड ये मान लो कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर T केल्विन है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T केल्विन है, ये थर्मल रेडिएशन को क्या कर रही है यहाँ पे, एमिट करती है। समझ गए कि नहीं? तो जो एमएसयू पावर होता है, एमएसयू पावर इज, इट इज द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन emitted, emitted per unit area, per unit time, emitted per unit area पर यूनिट टाइम। यहाँ पे थोड़ी सी ना डेफिनेशंस जो है ना कंफ्यूजन वाली है, तो इसको मैं ई लेटर से डिनोट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ई लेटर है यहाँ पे। अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब इसकी अगर हम लोग एट अ गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, तो इसकी यूनिट अगर देखोगे तो ये बनेगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसकी जो यूनिट बनेगी इट इज जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, एंड दैट इज इक्वल्स टू वाट पर मीटर स्क्वायर, क्या बनेगी इसकी यूनिट बनेगी। समझ गए कि नहीं? वाट पर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हाँ, Yes, वाट sir. पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बनेगी यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट इस पे? कोई नो डाउट सर। है ना? अब एक टर्म होता है एमिसिविटी। व्हाट इज एमिसिविटी? एक टर्म होता है एमिसिविटी। एमिसिविटी किसको बोलते हैं हम लोग? एमिसिविटी याद है? रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम, हाँ रेडिएशन इमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। हाँ, नहीं ये रेशियो है बेसिकली। एमिसिविटी एक टर्म है यहाँ पे। चलो स्पेस का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एमिसिविटी बताता हूँ। तो एमएसयू पावर समझ में आ गया कि नहीं? ये एमएसयू पावर कंफ्यूजन होता है, ये रेडिएशन पावर मत लिखना इसमें, सिर्फ एमएसयू पावर लिखना। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एमएसयू पावर, है ना? समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर, बट यस सर। इसकी यूनिट देखो, यूनिट थोड़ी अलग है, इंटेंसिटी के जैसी इसकी यूनिट है। अब एक और टर्म होता है यहाँ पे एमएससीवीटी। स्क्रीनशॉट लो इस पेज पर, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। हाँ, एक टर्म है यहाँ पे एमिसिविटी। अच्छा, ब्लैक बॉडी के बारे में बताना है कि समझते हो ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? समझते ना सर? ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, है ना, ब्लैक बॉडी क्या होती है। और पेज नंबर 3, एमिसिविटी एक टर्म है यहाँ पे। एमिसिविटी, इट इज डिनोटेड बाय दिस टर्म एप्सिलॉन। एमिसिविटी होती है रेशियो ऑफ E अपॉन E नॉट, मतलब एमएसयू पावर ऑफ जनरल बॉडी, एमएसयू
पावर ऑफ जनरल बॉडी डिवाइडेड बाय MSU पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, MSU पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, एट सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, एज वेल एज इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी है, एमिसिविटी इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए कितनी होती है इसकी वैल्यू, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी कितनी होती है, 1 होती है। एंड एमिसिविटी ऑफ सन, सन की एमिसिविटी भी 1 लेना है, सन इज आल्सो अ ब्लैक बॉडी। अभी सन का राइट टाइम चल रहा है, उसका जब खराब समय था तो जितनी भी रेडिएशन उसमें पड़ी थी सबको एब्जॉर्ब कर लिया था उसने, अब उसका अच्छा टाइम चल रहा है इसलिए जितनी उसने एब्जॉर्ब किया था सबको एमिट करता है। तो सन इज आल्सो, पर ब्लैक बॉडी तो ऐसी बॉडी रहती जो अपने में इंसिडेंट पूरी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता, पर सन तो इमिट ही कर रहा सर, एब्जॉर्ब तो कर ही नहीं बेटा रहा। ऐसा नहीं है, देख ब्लैक बॉडी का मतलब है वो एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन जब राइट टाइम उसका आएगा तो जिनको एब्जॉर्ब किया वो उनको एमिट भी करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एब्जॉर्ब ही करती ब्लैक बॉडी, ठीक है। जैसे सन, जब अभी क्या है, सन का सही टाइम चल रहा है, जब पूरी गैसेस वगैरह एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो फिर वो ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा, ब्लैक बॉडी बन जाएगा, समझ गए, फिर वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने लगेगा अपने खुद की ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स कर। हाँ, और उसके बाद फिर एक कहानी ऐसी बनेगी कि दोबारा फिर से नया स्टार का जब जन्म होगा तो फिर से दोबारा बनेगा, फिर वो, समझ गए? यस सर, यस सर। ओके, तो सन को हम ब्लैक बॉडी मानेंगे, उसकी एमिसिविटी 1 लेंगे, और ये हमने रेशियो लिए बेटा यहाँ पे सेम टेम्परेचर पे, मान लो ये एक जनरल बॉडी है, ये भी T केल्विन टेम्परेचर पे, और ये ब्लैक बॉडी है, ये भी T केल्विन टेम्परेचर पे। ये कौन सी बॉडी हो गई हमारी, जनरल बॉडी, और ये कौन सी बॉडी हो गई, इट इज ब्लैक बॉडी, है ना। आइडियल वर्ड भी नहीं भी यूज करोगे तब भी उसका मतलब ये है। तो ये भी थर्मल रेडिएशन एमिट करती है, ये भी थर्मल रेडिएशन एमिट कर रही है, तो दोनों की एमएसयू पावर का जो रेशियो है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एमिसिविटी बोलते हैं। समझ में आ गया एमिसिविटी का मतलब? हेलो, यस सर, यस सर। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर ले लिए, यस सर ले लिए। यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसके बाद आते हैं हम लोग पेज नंबर 4 पे, किरचॉफ्स लॉ फॉर थर्मल रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ फॉर थर्मल रेडिएशन, पेज नंबर 4, किरचॉफ्स लॉ फॉर थर्मल रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ फॉर थर्मल रेडिएशन, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ फॉर थर्मल रेडिएशन याद है किसी को? A is equal to E, क्या? A is equal to E, E is proportional to A और E upon A is constant, मतलब MSU power is directly proportional to absorptive power, ठीक है। यही है किरचॉफ्स लॉ फॉर थर्मल रेडिएशन। What is E here? E is MSU पावर, E है MSU पावर, और A क्या है बेटा यहाँ पे, एब्जॉर्बिव पावर, ठीक है। या तो इस तरह से भी लिख सकते हो आप, या फिर स्पेक्ट्रल एमएसयू पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर। ई लैम्डा का मतलब है स्पेक्ट्रल एमएसयू पावर, मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एमिशन, हाँ, स्पेक्ट्रल एमएसयू पावर, समझ गए? सर टेक्स्ट बुक में A is equal to E दिया है सर, प्रोपोर्शनल नहीं दिया है सर, ऐसा क्यों सर? वो ब्लैक बॉडी के लिए होता बेटा ऐसा, E इक्वल्स टू A, है ना, बाकी प्रोपोर्शनल लिखेंगे अपन इसको, समझ गए? यस सर, समझ गया सर। हाँ, A lambda is equals to, this is spectral absorptive power, spectral absorptive power, ठीक है, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर, समझ गए कि नहीं? या तो फिर ऐसा लिख सकते हो E lambda upon A lambda is
कांस्टेंट। देखो इसका मतलब ये है कि गुड एब्जॉर्बर गुड एमिटर, इसका मतलब है गुड एब्जॉर्बर क्या होते हैं, is always a good emitter. गुड एब्जॉर्बर गुड एमिटर, बैड एब्जॉर्बर Bad emitter. बैड एमिटर। ठीक है, बैड एमिटर। गुड एब्जॉर्बर गुड एमिटर, बैड एब्जॉर्बर बैड एमिटर। मतलब जो बॉडी जिस कलर की रेडिएशन को या जिन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी राइट टाइम आने पे, उन्हीं कलर की रेडिएशन को क्या करेंगी, वो एमिट करेंगी। समझ गए कि नहीं? ये इसका Yes, मतलब है यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन का। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हम मान लो हमने अलग अलग बॉडी ले ली है ऐसे, और सभी का टेम्परेचर हमने T केल्विन सेम रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये मान लो बॉडी सी है, और ऐसी आपने कितनी भी बॉडी ले ली, ये बॉडी, इसका भी टेम्परेचर T केल्विन, ये मान लो कौन सी बॉडी है, ब्लैक बॉडी है। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ ये है कि भाई सेम टेम्परेचर पे सभी बॉडी के लिए एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो आएगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। समझ गए कि नहीं? yes sir. हाँ, सभी बॉडी के लिए। अब ये ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होता है, 1 होता है। समझ गए कि नहीं? Yes sir. ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होता है, 1 होता है। इसलिए हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे कि E A इज प्रोपोर्शनल टू A E, क्योंकि जो एमिसिव पावर होता है ब्लैक बॉडी का उस टेम्परेचर पे वो फिक्स हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं? Yes sir. कोई डाउट अभी इस पे? No sir. है ना? तो जैसे हम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख देंगे, E A इज इक्वल टू E नॉट लिख देता हूँ मैं, ये दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी, E नॉट इंटू ए ए, है ना, या E B इज आल्सो इक्वल टू E नॉट इंटू ए बी, या फिर E नॉट सी E C इक्वल टू E नॉट इंटू ए सी। तो ये हर कहीं पे यही कांस्टेंट मिल रहा है ना, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एमएसयू पावर किसके प्रोपोर्शनल, यहाँ पे एमएसयू पावर किसके प्रोपोर्शनल है, एब्जॉर्प्टिव पावर के। क्लियर हो गया बेटा? Yes sir. हाँ, तो Yes, जिन sir. रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगी राइट टाइम आने पे, उन्हीं रेडिएशन को क्या करेगी, वो एमिट भी करेगी। ध्यान रखना, ऐसा सभी बॉडी के लिए वैलिड रहता है ना सर? बिल्कुल सभी बॉडी के लिए वैलिड है। अगर सेम टेम्परेचर पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये टर्म हमेशा ऐसा ही आएगा सभी बॉडी के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का। यही है किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन। समझ गए? जैसे मान लो ये अभी डस्टर दिख रहा है आपको, येलो कलर का दिख रहा है, इसका मतलब क्या है इसमें बताओ जरा। यहाँ पर भी तो रेडिएशन पड़ रही है, लेकिन क्या कर रहा है डस्टर अभी, क्या कर रहा है डस्टर अभी यहाँ पे, अभी सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये येलो कलर वाला, येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। मान लो ये अभी पूरी कंडीशन ऐसी बनती जा रही, हम कमरा पूरा अंधेरा कर दें तो क्या होगा, सभी को एमिट करेगा, लेकिन सिर्फ कौन से कलर को छोड़ के, येलो कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर को क्या करने लगेगा, फिर वो रिफ्लेक्ट करने लगे, एमिट करने लगेगा जब इसका राइट टाइम आएगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया बेटा? अभी कोई डाउट? नो सर। No, sir. हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। हाँ, फिर आते हैं हम लोग अभी स्टीफन्स लॉ पे, इस पे, है ना। स्टीफन्स लॉ पता है क्या है? स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ और थर्मल रेडिएशन, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बनते हैं वैसे स्टीफन्स लॉ से। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी इमिट होती पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। हाँ, स्टीफन्स लॉ। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें बतानी, स्टीफन्स लॉ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना। स्टीफन्स लॉ क्या है कि ये मान लो कोई बॉडी है ना, इसका टेम्परेचर कितना है, T केल्विन है, तो ये थर्मल रेडिएशन को क्या कर रही है, बॉडी एमिट कर रही है। ठीक है, सो रेडिएशन पावर ऑफ दिस बॉडी, मान लो इसकी रेडियस R है, तो रेडिएशन पावर ऑफ बॉडी, ध्यान देना, रेडिएशन पावर
मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ रेडिएशन पावर। रेडिएशन पावर का मतलब dq अपॉन dt, इट इज रेट ऑफ थर्मल एनर्जी रेडिएटेड और एमिटेड, है ना। तो P इक्वल्स टू आइदर dq अपॉन dt लिख सकते हो, है ना, एंड इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सिग्मा, देखो यहाँ पे आएगा सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू सरफेस एरिया इंटू टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, और पूरे की पावर कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है। Yes, sir. व्हाट इज एप्सिलॉन हियर? इट इज एमिसिविटी। हाँ, ए क्या है यहाँ पे? इट इज सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, और टी तो टेम्परेचर है ही यहाँ पे। सिग्मा क्या है यहाँ पे? इट इज स्टीफन्स कांस्टेंट। वैल्यू याद है किसी को इसकी? स्टीफन्स कांस्टेंट। चलो यूनिट देख लेते हैं, एक मिनट हम लोग यूनिट देख लेते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। तो पावर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? एमिसिविटी इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी देख सकते हो यहाँ पे आप। इसकी यूनिट जूल पर सेकंड पावर की, बराबर है। रेडिएशन पावर की यूनिट जूल पर सेकंड आएगी, जूल पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड वाट। एंड एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, क्योंकि एमिसिविटी की कोई यूनिट नहीं है, इंटू केल्विन की पावर 4। तो इसकी जो यूनिट आएगी इट इज वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर कितना बनेगा? ये 4 बनेगा। दैट इज द स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ की ये यूनिट है। वैल्यू याद है किसी को? 5.67 into 10 to the power -8। हाँ, स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू है 5.67 into 10 to the power -8। इट इज Watt। वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर। समझ गए बेटा? ये इसकी वैल्यू है। Yes, अब sir. इसको तुम ना देखो, अभी कौन कौन से फैक्टर पे रेडिएशन पावर डिपेंड कर रहा है, या रेट ऑफ थर्मल एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, उसकी एमिसिविटी क्या है। अगर मान लो कुछ नहीं बोला गया तो एमिसिविटी को कितना मानना क्वेश्चन में? 1 मान लेना। मतलब हम लोग ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, जैसे सन के लिए या स्टार्स के लिए एमिसिविटी कितनी लेना है? 1 लेना है। या हमारी बॉडी भी कंटिन्यूअसली क्या करती है? थर्मल रेडिएशन एमिट करती है कि नहीं करती? Yes, sir. हमारी बॉडी भी कंटिन्यूअसली थर्मल रेडिएशन को एमिट करती है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी की एमिसिविटी 1 नहीं है ना, कम आएगी, पॉइंट में आएगी कुछ। एमिसिविटी 0 से लेकर 1 के बीच में। एंड व्हाट इज ए हियर? ए इज सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। तो अगर स्फेरिकल बॉडी है तो सरफेस एरिया कितना आएगा स्फेरिकल बॉडी के लिए? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे इस तरह की बॉडी को, ये वाले शेप की क्यूबॉइडल बॉडी है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? Length into breadth into height. वॉल्यूम होता है वो, सरफेस एरिया। ये हो जाएगा Length लेंथ into इंटू breadth। थिकनेस, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LT। समझ गए? 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 बार लेंथ इंटू थिकनेस, एंड 2 बार ब्रेथ इंटू थिकनेस। सरफेस एरिया चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए, ध्यान रखना। सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई R By REL. 2 पाई RL। समझ गए कि नहीं? सरफेस एरिया Yes, sir. Yes, sir. किसके लिए? Cylinder. बॉडी के लिए। स्फेरिकल बॉडी के लिए 4 पाई R स्क्वायर। वॉल्यूम नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। सन का सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर लेना, स्फेरिकल बॉडी मानना सन को। एंड टेम्परेचर में भी गलती करते बच्चे। टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको क्या में रखना है? केल्विन में रखना है। Kelvin. अब इसमें अगर मैं पावर को एरिया से डिवाइड कर दूं तो एक नई क्वांटिटी बन जाती है, दैट इज इक्वल्स टू एमएसयू पावर इनटू एरिया। एमएसयू पावर, ठीक है, एमएसयू पावर इनटू एरिया बनेगा कि नहीं? ये अगर हम इसको एरिया से डिवाइड कर दें, सो एमएसयू पावर डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये एक नई क्वांटिटी बन जाएगा यहाँ पे। पावर डिवाइडेड बाय तो यहाँ पे सिंस एमएसयू पावर किसके बराबर होता है बेटा? पावर अपॉन एरिया। सो देयरफॉर रेडिएशन पावर इज इक्वल्स टू एमएसयू पावर इनटू एरिया। व्हाट इज ई हियर? इट इज एमएसयू पावर। समझ गए कि नहीं? ये एमएसयू पावर है। तो एमएसयू पावर में और इसमें फर्क यही है, ध्यान देना। इट इज रेडिएटेड, है ना। ये पावर है, पावर मतलब रेट एनर्जी पर यूनिट टाइम वाला, और एमएसयू पावर
एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वाला, तो कंफ्यूज नहीं होना इस पे। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का जल्दी से, ले लिए? यस सर। Yes, sir. अगले पेज पे जाते हैं। यहाँ पे पेज नंबर कौन सा आ गया? ये 5 ना? यस सर। अच्छा, इसमें मान लो बॉडी का टेम्परेचर T केल्विन है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट केल्विन है, तो क्या होगा इसमें बताओ जरा। ये बॉडी का टेम्परेचर T नॉट केल्विन और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर सर हाँ? जिसका ज्यादा है उसका कम होगा और जिसका कम है उसका ज्यादा होगा। अगर मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो जो एमिशन होगा वो ज्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। हाँ, मतलब जो भी बॉडी होती है वो कंटिन्यूअसली क्या करती है? रेडिएशन एमिट भी करती है और रेडिएशन को क्या करती है? सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी करती एब्जॉर्ब भी करती है। समझ गए कि नहीं? तो नेट रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन कैसे लिखोगे यहाँ पे? देयरफॉर नेट रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन नेट रेट कैसे लिखोगे बेटा? यहाँ पे P equals to dq upon dt that is equals to sigma epsilon surface area into temperature of body। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी केल्विन में लेना, पावर 4, ठीक है, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग और इसकी भी पावर क्या लेना है? 4 लेना है। सो दिस इज द नेट रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो बॉडी का टेम्परेचर कब बढ़ेगा और कब डिक्रीज होगा? मतलब बॉडी से थर्मल रेडिएशन एमिट कब होंगी? अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। हाँ, तो टेम्परेचर, अब यहाँ पे 3 केस आएंगे। टेम्परेचर ऑफ बॉडी 3 केस हो सकते हैं। विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, समझ गए कि नहीं? एंड विल रिमेन्स कांस्टेंट। कब आएगा बेटा? If temperature of body is greater than surrounding temperature of body is less than, increase कब होगा? जब टेम्परेचर बॉडी का सराउंडिंग से कम है। डिक्रीज कब होगा? जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है। और कांस्टेंट कब बना रहेगा? जब सराउंडिंग का और बॉडी का टेम्परेचर कैसा है? सेम है। समझ गए ना? मतलब जितना एमिशन हो रहा है उतना एब्जॉर्प्शन होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर कैसा बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। अच्छा, हमारी बॉडी के साथ में क्या होता है? जरा थोड़ा सोच के बताओ। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना? जैसे 38 है ना? समझ गए कि नहीं? 38 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का अभी जैसे मान लो कुछ है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है मान लो 25 है, तो फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों बना हुआ है? बल्कि ज्यादा है। ये तो डिक्रीज होना चाहिए था, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर। अपनी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती सर। हाँ, अपनी बॉडी खुद का टेम्परेचर मेंटेन करती है और उस प्रोसेस में वो अंदर क्या होता है? खाने को जलाती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, क्लियर हो गया कि नहीं? एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रही है और इसलिए वो टेम्परेचर मेंटेन है। जैसे अगर हमने किसी बर्तन में पानी को गर्म करके रख दिए तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा होके फिर उसका टेम्परेचर किसके बराबर आ जाता है? सराउंडिंग के टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के साथ ऐसा नहीं है। हम सोते जागते उठते बैठते कुछ भी करो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना मेंटेन रहता है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा मतलब समझ लो हमारा टाइम खत्म हो गया। समझ गए कि नहीं? यस सर। हैं? समझ गए कि नहीं? तो फिर बिल्कुल इसीलिए फिर कुछ समाज में लोगों को जला देते हैं। क्यों जलाते? कोशिश करके देखते कि पता नहीं दोबारा टेम्परेचर बढ़ाए तो जिंदा हो जाए। हैं? नहीं सर। सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए कि नहीं स्टीफन्स लॉ? यस सर, समझ गए सर। बस इसमें कुछ नहीं करना। हाँ, इसमें कुछ नहीं करना। जो भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, या तो इसका यूनिट पूछ लेता है, डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेता है, या न्यूमेरिकल होते हैं। अब न्यूमेरिकल में जनरली 2 स्टार के टेम्परेचर के साथ में रेडिएशन पावर को कंपेयर करने वाले क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालने वाले। क्लियर हो गया कि नहीं? अब कुछ लॉजिकल क्वेश्चन के आंसर देना।
जैसे आपने एक गिलास गर्म पानी रखा और उसी उतने ही एक गिलास पानी को थाली में आपने डाल दिया, किसमें पानी जल्दी ठंडा होता है? थाली में। थाली में। क्यों जल्दी ठंडा होता है पानी? सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ये देख यहाँ पे सरफेस एरिया वाला फैक्टर आया है ना, समझ गए कि नहीं? और Yes, ये sir. टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, रेट उतना ज्यादा फास्ट रहेगा, उतना ज्यादा रेट रहेगा। ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का जल्दी से। ले लिया सर, ले लिया सर। पेज नंबर 6। यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा था, जैसे मान लो देयर आर 2 स्टार्स, ये एक स्टार है S1, ये एक स्टार है S2। इसका टेम्परेचर बहुत कम तो नहीं ले सकते, अपने को ज्यादा ही लेना पड़ेगा। इसका टेम्परेचर मान लो 500 केल्विन है और दूसरे वाले का टेम्परेचर मान लो कितना है, 600 केल्विन, 6000 केल्विन सॉरी, है ना। तो इनके रेडिएशन पावर या फिर एमएसयू पावर का रेशियो क्या आएगा बताओ। तो बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे, एमिसिविटी और सरफेस एरिया, ये सब क्या हो जाएंगे यहाँ। वैसे एमएसयू पावर पूछ लेते हैं क्योंकि सरफेस एरिया हमें नहीं पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एमएसयू पावर E1 अपॉन E2, तो E1 अपॉन E2 में क्या आएगा बेटा, एप्सिलॉन सिग्मा इंटू T1 इन केल्विन पावर 4, क्योंकि सरफेस एरिया पर यूनिट एरिया की बात आ जाती है यहाँ पे, सिग्मा इंटू T2 इन सरफेस एरिया पावर 4। तो ये टर्म हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे। तो एक के लिए कितना है यहाँ पे 5000 डिवाइडेड बाय 6000, ये भी केल्विन में, ये भी केल्विन में, पूरे की पावर 4, ये दो जीरो कट गए एंड इट इज 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 36। इसको सॉल्व कर लो, समझ गए कि नहीं बेटा? यस यस सर। सर। अच्छा, कैन यू मेजर द एमिसिविटी ऑफ आवर बॉडी? हमारी बॉडी का एमएसयू पावर या फिर रेडिएशन पावर कितना निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अच्छा, हमारी बॉडी का सरफेस एरिया निकालना तो कैसे करोगे? हमारी बॉडी का सरफेस एरिया निकालना तो कैसे करोगे? इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन की थोड़ी जरूरत है कभी, कोई और तरीका, इनडायरेक्ट तरीका बता। सुपरमैन वाले कपड़े सिलवा ले। सुपरमैन वाले कपड़े मतलब समझ गया, बिल्कुल टाइट, उंगली मुंगली से भी ऐसा और ये पूरा ऐसा। भाई हमारे जो स्किन का जो सरफेस एरिया है, अगर हमारी बॉडी की स्किन निकाल लें और उसका जो एरिया आएगा वही हमारी बॉडी का क्या होगा, सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा सर। है ना, समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गया सर। हाँ, तो हमारी बॉडी में हम ऐसे कपड़े पहन ले जो पूरे फेस और सब पूरी बॉडी को कवर कर ले स्किन टाइट पे। फिर उस कपड़े को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, वही क्या रहेगा, हमारी बॉडी का सरफेस एरिया है। समझ गए? यस सर। हाँ, ओके। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का जल्दी से, ले लिए? यस सर। फिर इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पेज नंबर 7 पे आते हैं हम लोग, एंड मीन्स डिस्प्लेसमेंट। पेज नंबर 7, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, जैसे मान लो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जब स्पेक्ट्रम प्लॉट किया गया बेटा, ये T केल्विन टेम्परेचर पे थर्मल रेडिएशन को क्या करती है बॉडी, एमिट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एमएसयू पावर वर्सेस वेवलेंथ के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है ना, तो स्पेक्ट्रल एमएसयू पावर नॉट अप टू द स्केल। तो इसका जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से आता है, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, जो मैक्सिमम एमएसयू पावर है फॉर द पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये किधर शिफ्ट होते जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, ये सभी केल्विन पे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जो स्पेक्ट्रल एमएसयू पावर है वो किधर शिफ्ट होता है बेटा, लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। समझ गए कि नहीं? यस सर। ये लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, और यहीं से फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। फिर इसी में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसने ये बताया कि
जो इस मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर, वेवलेंथ की वैल्यू उतनी कम। तो लैम्डा इंटू टी का प्रोडक्ट एक आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? तो इसमें जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट λ1 T1 इक्वल्स टू λ2 T2, ठीक है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे एक स्टार ये कौन से कलर का दिख रहा है, रेड कलर का। एक स्टार ये है, ये कौन से कलर का दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। किसका टेम्परेचर ज्यादा, रेड कलर वाले स्टार का कि ब्लू कलर वाले स्टार का? ब्लू कलर वाले स्टार। हाँ, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, इसलिए किसका टेम्परेचर ज्यादा आएगा यहाँ पे, T2 इज ग्रेटर देन T1 सिंस λ2 इज लेस देन λ1। समझ गया बेटा? यस सर। इसमें क्वेश्चन में एक का टेम्परेचर एक की वेवलेंथ, दूसरे का टेम्परेचर तो दूसरे की वेवलेंथ निकाल लो, ठीक है। या फिर वेवलेंथ दी रहेगी, टेम्परेचर मेजर कर लो, तो इस फार्मूले से ये कैलकुलेशन हो जाते हैं। समझ गए? यस सर, समझ गए सर। ओके, कोई डाउट इस पे? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो आप लोग केटीजी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उससे एक बार पूरा देख डालो, उसके क्वेश्चन लगा डालो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, ठीक है ना? समझ गए? यस सर। ओके।